हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब्स्ट्रिकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7th क्लास की ये बुक एनसीईआरटी की चल रही है। चैप्टर नंबर 9 उसका आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है मृदा। मृदा के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मृदा कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, उसमें किस तरह के जीव पाए जाते हैं। तो ये सब स्टडी हम मृदा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पॉलीथीन की जो थैलियां हैं और प्लास्टिक जो है वो मृदा को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है वो आसानी से मृदा के अंदर इनकी खपत नहीं होती। ये कई सालों बाद भी वैसा का वैसे ही आपके मिट्टी के अंदर ये पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन, पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों, रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए ताकि मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा के कितने स्तर होते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। मृदा के कितने स्तर होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मृदा में सबसे ऊपरी परत जो है उसमें ह्यूमरस होता है, उससे नीचे जल होता है, उससे नीचे मृतिका होती है, उससे नीचे बालू और फिर बजरी। इस तरह की मृदा की परतें भी पाई जाती है, जहां पर मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो है वो ह्यूमस कहलाते हैं। यानी सबसे ऊपरी पदार्थ, ऊपर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है? ह्यूमस कहलाती है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर ही निर्भर करती है जिससे कि इसका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से मृदा की किस्में भी अलग अलग तरीके की हो जाती है। विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इस तरीके से मिट्टी की जो लेयर्स होती है ये क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत जो है वो रंग, गहराई, रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें जो है वो संस्तर स्थितियां कहलाती है कि कौन से स्तर की कौन सी स्थिति है, ये कहलाती है। तो ये ए स्तर होता है, ये बी है और ये सी है। ए स्तर में क्या होगा? ऊपरी स्तर होता है जहां पर छोटे मोटे जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ए स्तर में चचुंदर और जो है चूहे हैं, चचुंदर है, इनके जीव का आवास भी यहाँ पाया जाता है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरीके से यहीं तक ही होती है। यानी जो भूमि का ऊपरी सिरा है उसे हम ए संस्तर स्थिति में रखते हैं। नेक्स्ट जो सिरा होता है वो बी संस्तर वाला होता है, जो जमीन से थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है। यहाँ पर ह्यूमस नहीं होता, यानी सड़ी गली चीजें नहीं होती है। जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ें ही यहाँ तक आ जा सकती है। यह परत सामान्यतः कठोर होती है और घनी होती है। बी संस्तर स्थिति जो है वो मध्य परत कहलाती है। सी परत जो है वो सी संस्तर स्थिति कहलाती है, यानी दरारों तथा विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शेल होता है। इसे क्या कहेंगे? आधार शेल करेंगे, जो कि पृथ्वी का कठोर भाग होता है और इसे खोदना मुश्किल होता है। इसे अक्सर ड्रिल करके खोदा जाता है, जब बोरिंग के समय इसको खोदा जाता है। मृदा कितने प्रकार की होती है? देखो, शेल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, पादप की मूल, केंचुए, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बलुई मिट्टी की बात करेंगे। बलुई मिट्टी क्या होती है? इसमें कणों का आकार जो क्या होता है, अनुपातिक तौर पर थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी इसमें जो मिट्टी के कण है वो थोड़े से मोटे मोटे आपके मिलेंगे। इसके बाद आती है मृणमय मृदा। इसमें क्या होता है? मिट्टी के कण थोड़े से बारीक होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है, और कणों की लगभग मात्रा बराबर होती है। फिर इसके बाद में इससे और छोटे आती है दुमटी मिट्टी। मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जाता है। अब ये देखिए, इसमें 3 इसमें बताए गए हैं। बलुई मृदा जो है वो हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। कौन सी होती है? ये चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं बलुई मृदा को। इसके कण बहुत छोटे होते हैं और परस्पर जुड़े होते हैं। किसके? मृतिका के। इनके बीच में स्थान भी कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ठीक है, तो ये चिकनी मिट्टी की इसमें बात हुई। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। कौन सी? दुमटी मृदा। गाद जो है वो नदी तलों के
में निक्षेप के रूप में पाई जाती है, यानी तालाबों के दोनों तरफ जो निक्षेप के रूप में मिट्टी पाई जाती है वो गाद आपकी कहलाती है। गाद के कणों का जो आकार होता है वो बालू और चिकनी मिट्टी के आपो के जो दोनों है उनके बीच का होता है। बालू में तो बहुत मोटा होता है, बहुत नहीं मतलब थोड़ा मोटा होता है, चिकनी में एकदम पतला होता है, और जो गाद जो है वो इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता होती है। तो ये आपके इसमें मृदा का एक प्रकार था कि किस किस में कौन कौन सी मृदा यहाँ पर होती है और वो कैसी होती है। तो अब हम देखेंगे कि मृदा में कौन सी मृदा किस काम आती है और कौन सी मृदा किस काम में यहाँ पर आती है। मृदा में जल अंतःस्रवण की दर। सबसे पहले क्या मटके जो बनाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज दी है इन्होंने। एक्टिविटीज में एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, अंतःस्रवण दर को नापना। नेक्स्ट इसके बाद ये अंतःस्रवण दर के लिए जल की मात्रा और अंतःस्रवण की अवधि, यानी किसी भी मिट्टी की एक पर्टिकुलर जगह में अगर आपने कुछ फिक्स पानी डाला है तो वो फिक्स पानी कितनी देर में वो मिट्टी सूखेगी, उससे उसकी हम क्या निकालेंगे, अंतःस्रवण दर इसकी हम निकालेंगे। जैसे 200 मिलीलीटर का अगर कोई पानी है, सॉरी एक कोई नमूना आपने लिया उसमें 200 मिलीलीटर पानी है, अगर वो 20 मिनट में सोखती है तो उसके अंतःस्रवण की दर कितनी हो गई, 10 मिलीलीटर पर मिनट यहाँ पर हो गई। मृदा में नमी। मृदा में नमी किस तरीके से रहती है ये हम देख सकते हैं। मृदा में नमी पाई जाती है उसके छोटे छोटे कणों में जो जलवाष्प की बूंदें होती है, जो अगर आप मिट्टी को धूप में रखेंगे तो वो सूख जाएगी और वहां से आप महसूस करेंगे उसमें नमी होती है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण होता है। यहाँ पर मृदा जल अवशोषित करती है। अगर कण मोटे होंगे तो कम अवशोषण होगा, कम बारीक होंगे तो ज्यादा अवशोषण वो करेगी। मृदा से मृदा और फसलें। फसलें जो है वो पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं, मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में विशेष फसल का उत्पादन होता है। यह उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो मृदा उस फसल के लिए एक आदर्श मिट्टी होती है। धान के लिए जो है मृतिका तथा जीव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण करने वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और दालों के लिए दुमटी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए। ग्राम तथा किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम जो है वो द्रव्यमान की वस्तु का भार है। 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। दैनिक जीवन में और वाणिज्य उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान जो होता है वो सामान्यतः वस्तु का जो मुख्य भार होता है वो आपका द्रव्यमान उसका होता है, और भार जो होता है, भार में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उस द्रव्यमान से गुणा हो जाता है। यानी सामान्य शब्दों में अगर हम समझना चाहें, जो भार जो है उसे हम क्या करेंगे, द्रव्यमान इंटू 9.8 से गुणा कर देते हैं। यहाँ जो 9.8 है वो आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका लगता है जिसके कारण आपके भार में वृद्धि होती है वो है। तो भार क्या है आपका, जो आपको एग्जैक्टली महसूस होता है। यानी किसी व्यक्ति का भार यहाँ पर अगर 10 केजी किसी का 10 केजी अगर किसी का द्रव्यमान है तो उसका भार कितना हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा 98 केजी उसका भार हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर है, द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर है। कपास के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, जिससे जल की निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है, क्योंकि दोमट मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होते हैं। गेहूं की फसल में महीन मृणमय मिट्टी यानी बारीक मिट्टी उगाई जाती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और इसके अलावा भी आप अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा आपके आसपास की मिट्टी को चेक करके आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिट्टी बनती है। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल चीज ये है कि जो मिट्टी का घड़ा पकाते हैं उस प्रक्रम में जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो उसमें घोड़े की लीद मिलाई जाती है। क्यों?
क्योंकि इससे क्या होता है कि जब मिट्टी के घड़े को पकाते हैं तो ये लीप जल जाती है और इससे मिट्टी के घड़े में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल का अंतःस्रवण होता है और वो बाहरी सतह तक आ जाता है। इसलिए मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा हुआ जो पानी है वो ठंडा रहता है। जल, पवन, बर्फ के द्वारा जो मृदा है उसकी ऊपरी सतह का हटना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा क्या होती है? ढीली होती है और वो तेज हवा या पानी के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल तथा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम कोई वनस्पति नहीं होती। वृक्षों की कटाई तथा वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास यहाँ पर किए जाने चाहिए। अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है? अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है, ये देखेंगे। मृदा कितने प्रकार की है? मृणमय है, दोमटी है और बलुई है। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो ये अंतर बताया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था। अंतःस्रवण दर तो ये है कि जो पानी है वो मिट्टी के अंदर कितना जाता है, ठीक है, और जल धारण की क्षमता है कि वो मिट्टी कितनी देर तक उसको मतलब बनाए रखती है अपने अंदर। तो अंतःस्रवण की दर यानी ये मिट्टी कितना अधिक पानी सोखती है, यहाँ पर अंतःस्रवण की दर इस बात पर है। और जल धारण करने की क्षमता से मतलब है कि वो मिट्टी कितनी देर तक गीली रहती है। तो जो मोटे कण होंगे वो आसानी से सूख जाएंगे, उनकी जल धारण क्षमता कम होगी, जबकि अंतःस्रवण की दर अधिक होगी। जबकि इसका उल्टा होगा कि जो बारीक कण होंगे वो वाली मिट्टी देरी से सूखेगी और उनकी जो जल अंतःस्रवण की दर है वो कम होगी। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिससे मृदा आर्द्रता तथा मृदा नमी कहते हैं। मृदा के जल रखने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है। तो जो बारीक मिट्टी होगी, जो बारीक यहाँ पर मृदा होगी आपकी, उसकी बारीक मृदा की जल धारण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। जबकि अंतःस्रवण की दर क्या होगी? इसकी अंतःस्रवण की दर कम होगी। यानी बारीक मिट्टी में पानी आसानी से नहीं घुसेगा, मगर जब अगर एक बार वो ऑब्जॉर्व कर लेगी, उसको धारण कर लेगी थी, तो आसानी से वो सूखती नहीं है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए। शेल कणों के अतिरिक्त मृदा में और क्या होते हैं? मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल होते हैं। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक कौन से मिट्टी में होगी? तो जल धारण की क्षमता जो है वो सबसे अधिक इसमें मृणमय मृदा में आपके पाई जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें भी पढ़ा था कि अंतःस्रवण की दर जो है वो बलुई मृदा में सबसे अधिक, मृणमय में कम, और इसका विपरीत ही जल धारण होता है। यानी जल धारण की क्षमता जो है वो मृणमय मृदा में अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन मिलाना है कि जीवों को आवाज देने वाली मृदा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? ह्यूमस की मात्रा कहलाती है। बलुई मृदा में क्या होते हैं? बलुई मृदा के बड़े कण होते हैं। मृदा की मध्य परत क्या होती है? सघन होती है और उसके कण छोटे होते हैं। मृणमय मृदा यहाँ पर ये वाला गलत हो गया। देखो, मृदा की जो मध्य परत है वो गहरे रंग की होती है। मृणमय मृदा जो है उसके सघन और छोटे कण होते हैं। मृदा की ऊपरी परत में जीवों का आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा होते हैं और मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसमें कम कैसे ले लिया? इसमें यहाँ पर ये ह्यूमस की जो कम मात्रा नहीं होती, ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। जीवों का आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा होती है, ये तो क्लियर है। मृदा की ऊपरी परत, ये वाला अगर हम छोड़ भी दे तो बलुई मृदा में क्या होते हैं? कण बड़े होते हैं। और मृदा की जो मध्य परत है वो
फिर से इसे हम अगर एक बार फिर से देखेंगे इस वाले क्वेश्चंस को, कि जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा की जो ऊपरी परत है वो गहरे रंग की, बलुई मृदा के कण बड़े होते हैं, मृदा की जो मध्य परत है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और मृणमय मृदा में सघन और छोटे होते हैं। ये इस तरीके से मैच द फॉलो होगा। नेक्स्ट इसके बाद में आपके मल्टीपल चॉइस इसमें नहीं है, एक्टिविटीज दी गई है मृदा में आर्द्रता का प्रतिशत निकालने के लिए। आर्द्रता का भार प्लस आर्द्रता का भार बटे हुए मृदा के नमूने का मूल भार इंटू 100 से इस कंसेप्ट को समझाया गया है। उत्तर भारत की अनेक नदियां जो है वो हिमालय के क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती है। ये नदियां अपने साथ अनेक प्रकार का पदार्थ लाती है, जिसमें गाद है, मृतिका है, बालू, बजरी सम्मिलित है। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित करती है। यह मृदा बहुत उर्वरक होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पन्न कराती है। इसमें मुख्यतः यूपी और बिहार वाला क्षेत्र आता है, जो कि हमारा मैदानी क्षेत्र आता है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी आती है, इसलिए वहां पर धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। चैप्टर नंबर 9 आपका यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।